गुड मॉर्निंग क्लास। आज का रिवीजन वीडियो है हिंदी व्याकरण में उपसर्ग। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये रिवीजन वीडियो है यानी पुनरावृत्ति वीडियो है। इससे पहले जो है इन पाठों को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ये पाठ दोबारा आएंगे तो हम इनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो जो मेन तथ्य हैं, ठीक है, जो मुख्य बिंदु हैं, उनको फटाफट हम लोग क्या है अब उनकी पुनरावृत्ति कर लेंगे, उनका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो पाठ 5 उपसर्ग। उपसर्ग कहते किसे हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश यानी शब्दों के अंश, ये पूरे शब्द नहीं होते, शब्दों के अंश होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में यानी कि उसकी स्टार्टिंग में, उसके शुरू में जुड़ते हैं और या तो उसके अर्थ में परिवर्तन ले आएंगे या उसके अर्थ में विशेषता ले आएंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। तो आपको ध्यान रहेगा उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग के उसके अर्थ में विशेषता ले आए या परिवर्तन ले आए। ठीक है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। हमेशा उपसर्ग जो है शब्द के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में लगेंगे। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये याद रखने वाले बिंदु हैं कि उपसर्ग का कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये हमेशा किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तभी इनका कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है, ये शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार। हिंदी भाषा में निम्नलिखित कितने प्रकार के? 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग तथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग हम देखेंगे। यानी कि संस्कृत जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, उनके जो है शब्दांश जब किसी शब्द के, और जो है संस्कृत के उपसर्ग हमेशा संस्कृत के शब्दों में लगेंगे। हिंदी के उपसर्ग हमेशा हिंदी के शब्दों में, उर्दू फारसी के उपसर्ग हमेशा उर्दू फारसी के शब्दों में, और अंग्रेजी के शब्दों के साथ लगते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर ऐसा मूलतः ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला तथ्य है। अति, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। तो ये क्या हो गया? अतिशय, अतिप्रिय, अत्यंत। ठीक है, इससे मिलते जुलते। अधि, अधि का मतलब हो गया ऊपर या श्रेष्ठ या समीपता। तो अधिकार, अधिपति या अधिवास। ठीक। अनु, अनु मतलब पीछे या क्रम या समान। तो इससे बने हुए शब्द क्या हुए? अनुचर, अनुरूप, अनुशासन। ठीक। अब का मतलब होता है बुरा, हीन या लघु। ठीक है, ये इसके इतने सारे अर्थ निकलते हैं। अगर किसी चीज़ का बुरे तरीके से दिखाना तो जैसे अपमान यानी बुरा मान, यानी हीन, हीन का मतलब भी क्या होता है? कम आंकना किसी को या किसी को घृणा करना। लघु, लघु का मतलब भी छोटा होता है। ठीक है, तो अपमान, अपशय, अपकार, है ना। अभी, अभी का मतलब सामने या निकट। तो अभिमान। ठीक है, अभिशाप, अभियान। देख रहे हैं आप लोग? तो ये सारे क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए बहुत सारे जो हैं दिए गए हैं संस्कृत के उपसर्ग। अपनी पाठ्य पुस्तक में इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी पाठ्य पुस्तक में अनेक संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं, उनका अर्थ और उनसे बनने वाले शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अब देखेंगे हिंदी के। उपयुक्त संस्कृत के शब्दांश है, किंतु हिंदी में संस्कृत के कुछ पूर्ण शब्द भी उपसर्ग की तरह यूज होते हैं, उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। ये प्राय अवयव होते हैं। ठीक है, अवयव या अविकारी शब्द होते हैं जिन्हें मूल शब्द से पहले जोड़कर यौगिक शब्द की रचना होती है। जब हमने शब्द रचना पढ़ी थी तो हमने यौगिक शब्द पढ़े थे। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द हम लोगों ने पढ़े थे। तो यौगिक शब्द यानी 2 शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द कहलाता है यौगिक, और दोनों शब्दों का अपना
स्वतंत्र होता है। तो कई बार क्या होता है, ये तो शब्दांश थे जो ऊपर हमने देखे, वो क्या थे, संस्कृत के शब्दांश थे। यहाँ पर क्या है, ये संस्कृत के पूरे शब्द हैं जो कि किसकी तरह प्रयोग हो रहे हैं, उपसर्ग की तरह प्रयोग हो रहे हैं। ठीक, कु यानी बुरा, ठीक है। तो जैसे कुपुत्र, कुसमय, कुमार्ग, ऐसे ही है स यानी सहित, तो सपरिवार, सहर्ष, सजल, अधः का मतलब होता है नीचे, अधः पतन, अधोगति, है ना। चिर का मतलब होता है बहुत, चिरायु, चिरकाल, चिरंजीव। अंतर यानी अंदर, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा। पुरा मतलब होता है प्राचीन, तो पुरातत्व, पुराकाल। पुनर यानी फिर, ठीक है। तो पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विवाह। सत मतलब अच्छा, तो सज्जन, सत्कर्म, सत्कार। बहु का अर्थ क्या हुआ, बहुत, तो बहुवचन, बहुमुखी, बहुमूल्य। समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या अंतर मैंने आपको बताया, ये जो ऊपर मैंने बताया ये क्या है, ये शब्दांश है, यानी संस्कृत के शब्दों के अंश। ये क्या है, पूरे शब्द हैं संस्कृत के, लेकिन ये क्या है, उपसर्ग की तरह ही प्रयोग हो रहे हैं दोनों। ठीक है। अब हिंदी के उपसर्ग हम लोग देखेंगे। जिस तरह से हमने संस्कृत के उपसर्ग देखे, उसी तरह हिंदी के, ये हिंदी शब्द के कुछ अंश हैं जो कि उपसर्ग की तरह प्रयोग हो रहे हैं, शब्दांश हैं। ठीक है। जैसे अ का मतलब अभाव या निषेध, जैसे अथा, अजर, अचल। अन का मतलब भी होता है अभाव या निषेध यानी इनकार, नहीं। अनपढ़, अनमोल, अनबन। अध मतलब आधा, अधपका, अधजला, ठीक है। अधखिला। क मतलब बुरा, ठीक है। तो कपूत, कु मतलब भी बुरा होता है, ठीक है। तो जैसे कुमेल, कुकर्म, कुत्संगत। उन का मतलब एक कम, जैसे 39, 59, 29। नि मतलब रहित, तो निडर, निहत्था, ठीक है। ये और भी हैं इसमें, ये सारे जो हैं किसके हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, जिनके अर्थ और इनसे बनने वाले शब्द। उर्दू फारसी के अल मतलब निश्चित, तो अलबत्ता, अजगर। कम का मतलब थोड़ा या हीन, तो कमज़ोर, कम अक्ल। खुश मतलब श्रेष्ठ या अच्छा, तो खुश दिल, खुशहाल, खुशबू। गैर मतलब निषेध या नहीं, तो गैर हाजिर, गैर कानूनी। दर मतलब में, तो दरअसल, दरमियान, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हैं जो कि उर्दू फारसी के शब्दों के शब्दांश हैं, और उर्दू फारसी ये इनके अर्थ हैं, उर्दू फारसी के शब्दों के साथ लगते हैं, ठीक है। तो ये उपसर्ग उर्दू फारसी के हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग देख लो। सब यानी अधीन या नीचे, ठीक है। तो क्या हो गया, सब जज, सब कमेटी। डिप्टी का मतलब होता है सहायक, तो डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी कमिश्नर। वाइस का मतलब उप, तो वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। चीफ यानी मुख्य, तो चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। जनरल यानी प्रधान, तो जनरल मैनेजर। असिस्टेंट यानी सहायक, तो असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है। ये देखा आपने। तो ये हम लोगों ने क्या है, उपसर्ग देखे, ठीक है। तो उपसर्ग अब हमारे समझ में आ गया है कि क्या होते हैं। एक बार फटाफट से देख लेंगे जो मुख्य बिंदु हैं इसके। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाए या विशेषता लाए, उनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये केवल शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। इनके प्रयोग से मूल शब्दों का अर्थ बदल जाता है तथा उनमें विशेषता आ जाती है। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अब आप लोग उपसर्ग अच्छे से समझ गए हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ गए हैं, ठीक है। और उपसर्ग के किस प्रकार से प्रयोग होता है ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए। तो जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न है उनको भी आप ज़रूर देखेंगे, उनको भी करेंगे, और जो वर्कशीट आपको दी जाती है वो तो आपको करनी ही, साथ ही साथ आप जो है जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न है उन्हें भी कीजिए। पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पाठ के जो है 20 से ही आपसे प्रश्न उत्तर किए जा सकें। अब देखेंगे हम फटाफट प्रत्यय। अभी हमने क्या पढ़ा?
उपसर्ग। अब हम आज देख लेंगे प्रत्यय। बेटा उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है, उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं, शब्दांश ही होते हैं, और प्रत्यय जो है वो भी शब्दांश होते हैं, लेकिन वो कहाँ लगते हैं, अंत में लगते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय क्या हो गया, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है या मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आप हमारे उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय जो है शब्दांश होते हैं, और बस फर्क इतना है कि वो शुरू में लगते हैं और ये कहाँ लगते हैं, अंत में। प्रत्यय के भेद, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं बेटा, क्रिया धातु के पीछे लगकर जो विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं उनको क्या कहते हैं, कृत्य प्रत्यय, यानी किसके, क्रिया धातु के पीछे जो लगेंगे। जैसे हम कहेंगे आवट, तो लिख जो है, लिख हमारी क्या है, क्रिया धातु, आवट क्या है, प्रत्यय है, तो लिखावट। थक, थक के आगे क्या है, आन प्रत्यय लगा तो क्या लग गया, थकान। ठीक है, कृत्य प्रत्यय के भेद, कृत्य प्रत्यय के भेद देखिए, कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय, कर्णवाचक कृत्य प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय और भाववाचक कृत्य प्रत्यय। कृत्यवाचक यानी कि क्या होगा, प्रत्यय जो कि कर्ता, ठीक है, कृत्य यानी कर्ता से जो होंगे, जुड़े हुए, तो वो होंगे कृत्यवाचक। जैसे पाठ, तो पाठ में अक जोड़ के क्या हो गया, पाठक, पाठक यानी पढ़ने वाला। धाव, धाव में अक जोड़ो तो धावक यानी दौड़ने वाला, यानी कर्ता। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कर्ता जो धातु है उसके साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं, तो ये क्या हो गए, कृत्य प्रत्यय। इसके बाद है, आप समझ रहे हो ना, कर्ता के साथ जो है वो, उसके बाद जो है हम करणवाचक, कर्मवाचक। ठीक है, धातु के अंत में लगने वाले, जिसके साथ धातु के अंत में लगे, जैसे अक्कड़, तो भूल के साथ लगा तो क्या हो गया, भुलक्कड़, है ना। ये हमारा मूल शब्द लड़, लड़ के साथ आओ लगा तो क्या हो गया, लड़ाकू। अब देखेंगे बेटा तद्धित प्रत्यय, ये तो हमारे क्या थे, कृत्य प्रत्यय। अब देखेंगे हम तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या हो, धातुओं को छोड़ के अन्य, ठीक है, धातुओं को छोड़ के अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने वाले नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी धातु को छोड़ के क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अवयव से बनने वाले जो भी जो है प्रत्यय हैं या जो भी शब्द हैं उनके साथ लगने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय। जैसे चाचा और एरा, ठीक है, चाचा के साथ एरा लगा तो क्या हो गया, चचेरा। बूढ़ा, है ना, बूढ़ा के साथ आपा लग गया प्रत्यय तो क्या हो गया, बुढ़ापा। धन, धन के साथ ई प्रत्यय लगा तो धनी। ये सारे क्या हैं, तद्धित प्रत्यय। यहाँ पे कोई भी क्रिया शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, तद्धित प्रत्यय। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है, संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, है ना, ये विशेषण हो गया, तो ये सारे क्या होंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए निम्नलिखित प्रकार के तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जिस प्रकार से हमने कहा ना हमारे कृत्य प्रत्यय होते हैं, उसी तरह से तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत्यवाचक, ठीक है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक, गणनावाचक, वचनोबोधक और लघुतावाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कृत्यवाचक जैसे मैंने बोला कर्ता जिसमें होगा, ठीक है, तो उसे कृत्यवाचक कहेंगे। शब्द है लोहा, लोहा में आर लग गया प्रत्यय तो क्या होगा, लुहार, यानी लोहे का काम करने वाला लुहार, है ना, कर्ता हो गया भी। दूध, दूध के साथ वाला लगा तो दूध वाला, सब्जी के साथ सब्जी वाला, ऐसे। मुख, मुख में या लगा तो मुखिया, रसोई में या लगा तो रसोईया। इस तरीके से ये देखिए आप, ये सारे उदाहरण जो हैं कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के हैं, यानी कि कर्ता
बने इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, कर्ता जो मूल शब्द जो है हमारा, उसमें जो प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ता समझते हो ना, हाँ। इसके बाद स्त्रीवाचक, जैसे बेटा, अब इसमें ई प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा, बेटी, यानी वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, है ना। मूल शब्द क्या था, बेटा, ई प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, बेटी हो गया। लड़का था, ई लगा तो लड़की, समझ रहे हो आप। ऐसे धोबी, इन लगा तो धोबिन, माली, इन लगा तो मालिन। ये देखिए, ये सारे, नौकरानी लगा तो नौकरानी। तो ये सारे प्रत्यय जो हैं ये क्या, स्त्रीवाचक हैं। ये मूल शब्द में लगेंगे तो जो है ये शब्द क्या बन जाएंगे, मूल शब्द स्त्री रूप में बदल जाएंगे, यानी कि स्त्रीवाचक बन जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। कि ये वाले जो प्रत्यय हैं ये मूल शब्द के साथ जब लगेंगे तो मूल शब्द को स्त्रीलिंग में बदलेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। ये वाले जो प्रत्यय थे हमारे, ये मूल शब्द के साथ जब लगते थे तो हमारा जो नया शब्द बनता था वो क्या होता है, कर्ता बन जाता था, है ना। उसमें कर्ता प्रधान हो जाता था, ठीक है। अब संबंधवाचक देखिए, जो संबंध बताएंगे ऐसे प्रत्यय जो कि हमारे शब्दों में संबंध बताएंगे। जैसे मामा, इरा लगा तो क्या हो गया, ममेरा, फूफा फूफेरा, चाचा चचेरा, ठीक है, इस तरीके से। अब है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि भावों को दर्शाएंगे ऐसे प्रत्यय। भला, आई लगा तो भलाई हो गया ना, बुरा, आई लगा तो बुराई। ये क्या, ये भाव है, भलाई, बुराई, बुढ़ापा, बुढ़ापा, काली माँ, लाली माँ, देख रहे हो आप लोग। तो ये प्रत्यय जो हैं ये क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। मूल शब्द में लगने के बाद क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के निर्माण करेंगे, ठीक है। अब है विशेषण, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो मूल शब्द में लग के विशेषण बना देते हैं। जैसे प्यास, आ लगा तो प्यासा, भूख में आ लगा तो भूखा, धन में ई प्रत्यय लगा तो धनी, लोभ में लगा तो लोभी। इसी तरीके से ये और भी, ठीक है। विशेषण प्रत्यय को गुणवाचक प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक है। विशेषण प्रत्यय को हम क्या कहेंगे, गुणवाचक प्रत्यय भी कहेंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए ना, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब गणनावाचक, गणनावाचक कुछ ऐसे जो हैं हमारे प्रत्यय हैं जो मूल शब्द में लग के उस गणना, पाँच में वा लगा प्रत्यय तो पाँचवा, तो हम समझ गए कि पाँचवा नंबर है, यानी कि पाँचवें नंबर पे है। एक में हरा लगा तो एक हरा, यानी एक ही है। दोहरा यानी दो हैं। सरा, दो में सरा लगा तो दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब है वचन बोधक तद्धित प्रत्यय, जैसे घड़ा, ए प्रत्यय लगा तो घड़े, घड़ा एक वचन था, ए प्रत्यय लगा तो बहुवचन हो गया। लोहा एक वचन है, ए लगा तो लोहे, ज़्यादा हो गया। माला, ए लगा तो मालाएं, ठीक है ना। तो ये प्रत्यय जो है एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं। लघुतावाचक यानी कि छोटा, है ना। जैसे डिब्बा है, या प्रत्यय लगा तो डिबिया, यानी डिब्बा बड़ा, डिबिया यानी छोटा। ढोलक, ई लगा प्रत्यय तो ढोलकी, ढोलक यानी बड़ा, ढोलकी यानी छोटे, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि किस तरीके से आपके ये तद्धित प्रत्यय थे। अब अन्य भाषाओं के प्रत्यय हम देख लेंगे। जैसे संस्कृत के प्रत्यय अक, लेखक, धावक, रक्षक, तम, उच्चतम, प्रियतम, इमा, गरिमा, महिमा, इस तरीके से ये और भी हैं, ठीक है। अरबी फारसी की भी हम देख लेंगे। जैसे आमदन, ई लगा तो आमदनी, जी, इंदा लगा तो जिंदा, जी में इंदा प्रत्यय लगा जिंदा। तख्त में पोस लगा तो तख्त पोस। ये अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय। जैसे खुश में ई लगा तो खुशी, मदद में गार प्रत्यय लगा तो मददगार, इस तरीके से ये और भी हैं। शाह, ज़्यादा प्रत्यय लगा तो शहजादा। कैफ, ईयत लगा तो कैफियत। बेग में माँ प्रत्यय लगा तो बेगम, ठीक है। तो अब हम फटाफट से देख लेंगे कि क्या होते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए या विशेषता लिए हैं उनको कहेंगे हम प्रत्यय। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। धातु शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय, और धातु को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो आज आपका रिवीजन हुआ उपसर्ग और प्रत्यय का, ठीक है। ध्यान से उदाहरण जरूर देखिएगा आप लोग, जो आपके पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो
पाठ के पीछे जो आप लोगों के अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी कीजिएगा। ठीक है।